जय कैसे ऑल ऑफ यू। देखो आपको इस लॉकडाउन का पालन करते हुए इन ऑनलाइन क्लासेज है उसका पूरा फ़ायदा उठाना है और अपनी स्टडी को पहले की तरह जारी रखना है। तो देखो मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। वर्ण विचार कंप्लीट हो गया आपका और सेकंड है वो संधि भी कंप्लीट करवा दी 9th और 10th दोनों के लिए। फिर आज जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है समास। अब ये समास जो टॉपिक है ये आपके 9th में भी है 10th में भी है और वैसे 6th 7th 8th तीनों क्लासों में भी है, छोटे क्लास में भी और 9th 10th में थी। तो मैं ये जो टॉपिक ले रहा हूँ समास ये 10th लेवल के स्तर पर ले रहा हूँ। तो आप 9th वाले भी पढ़े और 10th वालों को भी देखना। देखो समास अगला जो हमारा टॉपिक है 3rd नंबर पे उसका नाम है समास। तो देखो समास देखो समास ध्यान से सुनना है और बाद में लिख लेना। देखो एक बार पहले समझो क्या होता है समास। देखो समास है ये आपके सम प्लस आस के योग से बना है। समास शब्द है सम है इसमें उपसर्ग सम प्लस आस धातु है। सम प्लस आस हिंदी में इस प्रकार बना है, हिंदी में सम प्लस आस से बना है। और संस्कृत में इसकी उत्पत्ति कैसी हुई देखो, इसकी उत्पत्ति हुई है सम उपसर्ग है सम प्लस अस धातु है और इस अस धातु में एक प्रत्यय संस्कृत में जिसका नाम है गय प्रत्यय। तो देखो सम प्लस अस प्लस गय के योग से बना है समास। सम प्लस अस प्लस गय बराबर समास बना है अर्थात सम प्लस आस हो गया। देखो सम जैसे अस धातु में गय प्रत्यय जुड़ते ही ये बन गया आस बन गया। तो ये हिंदी में आस। तो ये देखो सम प्लस आस से बना है समास। सम प्लस आस से बना है समास। और समास का अर्थ होता है देखो दोनों का अर्थ देखिए। सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है बैठाना। आस यानी बैठाना। सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है बैठाना। अर्थात इसका अर्थ हो गया अर्थात जो 2 शब्द है या 2 पद है उन 2 शब्दों को या 2 पदों को पास पास बैठाना। कैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जैसे 2 शब्द है जैसे माता च पिता च 2 शब्द है माता च पिता च ये 2 पद है अलग अलग है और इनको पास पास बैठा के मैंने एक नाम बना दिया माता पितरो बना दिया इसे माता पितरो। तो कहने का मतलब है जो 2 पद है उन 2 पदों को आपस में मिला देना। 2 पदों को आपस में मिला देना क्या कहलाता है समास कहलाता है। देखो ये अलग अलग पद है इसको मिला दिया तो ये बन गया समास। जैसे समीप और बैठाना ये इतने हैं इनको पास पास बैठा देना ये समास कहलाता है। अब देखो संस्कृत में जिसकी परिभाषा है संस्कृत के व्याकरण को जानने वाले महर्षि पाणिनि ने इन जो समास है इसकी क्या परिभाषा दी है। देखो संस्कृत में इसकी परिभाषा है एक सूत्र के माध्यम से उन्होंने अष्टाध्यायी रचना में समास को सूत्रों में विभाजित किया है। उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ महर्षि पाणिनि के आधार पर। देखो इसकी संस्कृत में एक सूत्र के माध्यम से इसकी परिभाषा है क्या है देखिए से मसलम समास है। से मसलम समास है। ये जो महर्षि पाणिनि ये क्या कह रहे थे कि से मसलम समास है अर्थात से मसलम समास से इसका अर्थ होता है कि जो समष्टिकरण है समष्टिकरण को ही समास कहते हैं। समष्टिकरण को ही समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। अब क्या होता है संक्षिप्तीकरण इसका अर्थ होता है देखो यानी इसका अर्थ होता है संक्षेप और संक्षेप का अर्थ होता है छोटा। संक्षेप यानी छोटा। अगर लिख रहा हूँ संक्षेप मतलब होता है छोटा। देखो जो महर्षि पाणिनि ने जो परिभाषा बताई है संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। अब उन्होंने ये परिभाषा बताई इसका अर्थ होता है देखो कोई भी बड़ी बात है उस बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत करना। कोई भी बड़ी बात है
उसको छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही समास कहलाता है। जैसे मैं बहुत सारे पद लिख रहा हूँ, अलग अलग शब्द लिख रहा हूँ, जैसे वीणा, वीणा पाणु, वीणा पाणु यस्यः सः, वीणा पाणु यस्यः सः। देखो ये बहुत सारे पद है, ये अलग अलग पद है, और ये बन गया वीणा पाणु। देखो मेरे से जो पाणिनि ने समास की परिभाषा बताई है कि सेमस्तम समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, और यहाँ संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात छोटा। कोई भी बड़ी बात है, कोई भी बड़ी बात है, उस बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना, बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। कैसे बड़ी बात कैसे देखिए यहाँ पर, ये क्या अलग अलग है, वीणा पाणु यस्यः सः, इसका अर्थ होता है वीणा है हाथों में जिसके, वीणा है हाथों में जिसके, वीणा है हाथों में जिसके, वह, जिसके वह, इतनी बड़ी बात है ये। तो ये सबको मिला के वीणा है हाथों में जिसके, अर्थात वीणा पाणी, अर्थात सरस्वती के लिए आ रहा है सरस्वती। तो देखो वीणा है हाथों में जिसके बड़ी बात है, और इस बड़ी बात को हमने छोटे रूप में प्रस्तुत या छोटे रूप में लिख देना या बोल देना क्या कहलाता है? समास। ये तो आपके समास के, अभी तक समास की परिभाषा बता रहा हूँ मैं। समास क्या होता है? कोई भी बड़ी बात है उसको छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना। जैसे ये अभी मैंने बताया ये इस प्रकार, पहले लिखना नहीं, ध्यान से सुनना है, जो परिभाषा है उसको अच्छे से सुनना, समझ में आ जाएगी आसानी से। अब देखो एक बार इस समास की परिभाषा लिखिए, फिर एक बार प्रकार लिखेंगे समास के, न समास के। अब यहाँ पर देखो एक होता है समस्त पद, एक होता है समस्त पद, तो एक होता है यहाँ पर समास विग्रह, समास विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह, इसमें दो है, इसमें दो पॉइंट है, एक तो होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। अब देखो कैसे समस्त पद क्या होता है, देखो मैं लिख रहा हूँ अभी वही सेंटेंस वापस लिख रहा हूँ। जैसे एक सेंटेंस है वीणा, वीणा पाणु यस्या सः, वीणा पाणु यस्या सः। देखो बच्चों वीणा पाणु यस्या सः अर्थात वीणा पाणी बन रहा है, वीणा पाणी अर्थात वीणा पाणी। तो देखो वीणा पाणु यस्या सः, वीणा पाणी। अब देखो बच्चों यहाँ पर समस्त पद क्या है? समस्त पद का अर्थ होता है, देखो अलग अलग पद है, देखो यहाँ पर ये अलग अलग पद है, इन अलग अलग पदों को आपस में मिला देना, अलग अलग पदों को आपस में मिला देना। जैसे हमने यहाँ पर मिला दिया, सबको क्या मिला के वीणा पाणी बना दिया। तो अलग अलग पदों को आपस में मिला देना क्या कहलाता है? वो कहलाता है समस्त पद। अलग अलग पदों को आपस में मिला देना समस्त पद। और फिर देखो ये एक पद है, यहाँ पर हमारे सामने वीणा पाणी एक ही पद है, एक ही पद को अलग अलग कर देना। वास्तव देखो एक पद है, इस वीणा पाणी को हमने इस प्रकार अलग अलग कर दिया, चार भागों में बांट दिया, वीणा पाणी को चार भागों में अलग अलग भागों में बांट दिया। एक ही पद को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो ये हो गया समस्त पद और समास विग्रह। देखो अलग अलग पदों को आपस में मिला देना समस्त पद, और एक ही पद को अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। अब देखो हम बात करते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार देखो समास के प्रकारों की बात करते हैं। समास के प्रकार, टाइप ऑफ समास, समास के भेद। अब देखो समास के भेद, वो भी सेंटेंस उदाहरणों के एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। देखो दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे माता चे पिता चे, माता से पिता से माता पितरों बन जाएगा, माता पितरों बन जाएगा। ये कैसे बन रहा है ये बाद में देखेंगे। अभी देखो तो मैं डेफिनेशन में बता रहा हूँ, माता से पिता से माता पितरों। और इसी प्रकार एक सेंटेंस और ले लीजिए आप, जैसे मान, या इस दूसरा ले लीजिए आप, दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, जैसे दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। ये दो सेंटेंस है, अर्थात ये हो गया प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति क्या बन जाएगा? प्रति दिनम। दो सेंटेंस के माध्यम से मैं इस समास के
जो भेद है उनके सारे बताओ। देखो समास है ना, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 4 ही प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? देखो 4 प्रकार कौन कौन से? जो फर्स्ट समास है, इस समास का नाम है अविभाव समास। अविभाव समास, अविभाव समास। अभी लिखना नहीं है बच्चों, फिर मैं बोलूँ तभी लिखना। देखो फर्स्ट है अविभाव समास और सेकंड है आपके तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और जो 4th नंबर पे इस समास का नाम है आपके द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और एक होता है आपके लास्ट और अंतिम है जिसका नाम है बहुवरी समास, बहुवरी समास। देखो ये आपके समास के 4 भेद है। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, वो कौन कौन से? देखो अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुवरी समास। ये हो गए। अब देखो ये 4 भेद क्यों है? देखो इसका भी कारण है। देखो आप समास में कोई सा भी पद देख लीजिए, उसमें 2 पद होते हैं। कोई भी शब्द समास में कोई भी शब्द देखिए आप, उसमें 2 पद होंगे। देखो आप जैसे इसमें देख रहे हो आप माता और पिता, मतलब पिता, ये 2 पद है। और इसमें भी देखो प्रति और दिनम, इसमें कितने पद है? 2 पद है। देखो इसमें भी 2 पद है और इसमें भी 2 पद है। तो समास में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। अब 2 पद होते हैं। अब देखो अब ये परिभाषा इस प्रकार हो, जिस समास में ये पहला वाला पद प्रधान हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, देखो जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? हमें उसे कहेंगे अविभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अविभाव समास। और जिस समास में ये दूसरा वाला पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कहेंगे हम तत्पुरुष समास। और जिस समास में पहला भी प्रधान हो और दूसरा भी प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बच्चों द्वंद्व समास। और एक समास है बहुविधि समास। इस समास कहते हैं जिस समास में न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास में कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? हमें बहुव्रीहि समास कहेंगे। देखो बच्चों जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अविभाव समास, और जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास। और जिस समास में पहला भी प्रधान हो और दूसरा भी प्रधान हो, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। और जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ये आपके समास के प्रकार। अब देखो जो ये 2 समास और है आपके, एक तो कर्मधारय समास और एक है आपके द्विगु समास, कर्मधारय और द्विगु समास। तो ये समास है, इन दोनों समासों में दूसरा पद प्रधान होता है। ये एक तो कर्मधारय समास और एक है द्विगु समास। इन दोनों समासों में भी दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद है? दूसरा पद। और दूसरा पद प्रधान होने के कारण से ये दोनों ही जो तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। ये मुख्य समास नहीं है या मूल समास नहीं है, मूल समास है या मुख्य समास 4 ही है। और जो तत्पुरुष समास है उसके ये 2 भेद है, उपभेद है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो ये हो गया आपने देखो बच्चों समास की परिभाषा पढ़ ली है और समास के भेद पढ़े। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, साथ ही अब लिखेंगे। तो आपको लिखना भी है, मैं अब लिखना शुरू कर रहा हूँ, वो आपको लिखना है। तो देखो क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, ये यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए। समास कैसे बना है? तो समास बना है सम प्लस आस से बना है समास। तो ये भी आपको लिख दो, सम प्लस आस समास, सम प्लस आस समास हो गया। सम प्लस आस ये से करो, साथ लिख दो, सम प्लस आस हो गया। और अब देखो ये लाइन लिख दी आप, सेम समास है, इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो वो आप नीचे हिंदी में लिख सकते हो, संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं।
अब देखो, अब एक मिनट का सवाल लिखिए आप। अर्थात है, इसके साथ लिखो अर्थात बड़े कथन को छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना। बड़े कथन को छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना। छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना समास कहलाता है। समास कहलाता है। देखो, बड़े कथन को छोटे रूप में प्रस्तुत कर देना ही समास कहलाता है। जैसे लिखिए, या एक नॉर्मल सामान्य परिभाषा है वो भी लिख लीजिए आप। अर्थात दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ये होगी सामान्य परिभाषा। क्योंकि ये छोटे बच्चे भी दे रहे हैं 6, 7, 8 वाले, उनके लिए सामान्य परिभाषा है। दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। पदघात, यहाँ पर एक पदघात होता है शब्द या दो शब्दों के परस्पर मेल को। तो ये हो गया इसका अर्थ हिंदी में। दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ये हो गई। अब देखो, जैसे लगा के लिख दीजिए आपने। जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, जैसे वीणा पाणौ, जैसे वीणा पाणौ यस्या सा, जैसे वीणा पाणौ यस्या सा, अर्थात वीणा पाणी और वीणा पानी आपको पता है, वीणा पानी बोलते हैं सरस्वती को। वीणा पानी किससे बोलते हैं? सरस्वती को। तो ये हो गया वीणा पानी मतलब सरस्वती। वीणा के हाथों में जिसके अर्थात सरस्वती। अब इसी प्रकार देखिए, दिनम प्रति, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? तो ये बनेगा आपके प्रतिदिनम। दिनम प्रति यानी प्रतिदिनम। ये हो गया प्रतिदिनम। अब देखो दिनम प्रति, तो ये क्या बन गया आपके प्रतिदिनम। अब देखो यहां पर देखो, एक होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह। तो मैंने अभी बताई है समस्त पद और समास विग्रह की परिभाषा क्या है। तो देखो, समस्त पद क्या होता है? अलग अलग पदों को आपस में मिला देना क्या कहलाता है? समस्त पद। तो लिख लो, अलग पदों को आपस में मिला देना। समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। और एक ही पद को देखो, एक ही पद को अलग अलग कर देना। समास विग्रह। देखिए, एक ही
पद को अलग अलग कर देना, एक ही पद को अलग अलग कर देना। अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। नोट कर लो एक बार, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, समास के भेद। समास के भेद। समास के भेद या समास के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। आप देखो समास के भेद इस प्रकार लिखो, साथ में परिभाषा भी लिख लो। देखो समास के चार भेद होते हैं, कौन से? देखो फर्स्ट लिख लो आप अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में यदि शॉर्ट में लिखो तो आप लिख सकते हो पहला पद, और पहला कोई क्या बोलते हैं? पूर्व पद। पहला या पूर्व पद प्रधान। पहला या पूर्व पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अव्ययीभाव समास। और इसी प्रकार है आपके तत्पुरुष समास। ये हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या लिख लो आप? जो पहला भी कहते हैं तो उसको बोलते हैं दूसरा या द्वितीय। दूसरा पद कहते हो चाहे द्वितीय कहते हो, चाहे इसको उत्तर पद कहते हो। उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान। ये ध्यान रखना। देखो पहले को पूर्व भी कहते हैं और दूसरे को उत्तर भी कहते हैं। ये हो गया जो उत्तर पद प्रधान। थर्ड नंबर जो समास है इसका नाम है आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व, इसको ऐसे भी लिख सकते, द्वंद्व। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, और इसका मतलब दोनों 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 कह दो, दोनों, या फिर इसको उभय पद कहते। उभय, उभय का तथा दोनों, उभय पद प्रधान। ये हो गए उभय पद प्रधान। और अगला जो समास है वो है आपके बहुवरी समास। बहुवरी समास। तो ये आपके बहुवरी समास। और इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा बच्चों अन्य पद प्रधान। कौन सा? अन्य पद प्रधान। तो ये हो गए आपके चार प्रकार के समास। अब देखो आप एक नोट लगा के लिख सकते हो, तो इसमें नोट लगा लो। यहाँ पर नोट लगा के लिख सकते हो। देखो कर्मधारय, कर्मधारय व कर्मधारय व द्विगु समास में भी, द्विगु समास में भी, द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होने के कारण, दूसरा पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होने के कारण तत्पुरुष के ही, दूसरा पद प्रधान होने के कारण, के कारण तत्पुरुष के ही के कारण ये दोनों तत्पुरुष समास के उपभेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के
उपभेद माने जाते हैं, उपभेद माने जाते हैं। तो ये देखो यहाँ तक मैंने समझा दिया, पढ़ा दिया और लिखा भी दिया। इनको अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो हम अब जो समास के प्रकार है भेद है उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनको नोट कर लो एक बार। तो देखो अब जो फर्स्ट नंबर हेडिंग लगाई यहाँ पे अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास है फर्स्ट नंबर। अब देखो अव्ययीभाव समास क्या होता है। देखो दो सूत्र है इसके। फर्स्ट जो सूत्र है आपके फर्स्ट नंबर का जो सूत्र है इसका अर्थ देखो, पूर्व पदार्थ प्रधानों अव्ययीभावे। पूर्व पदार्थ प्रधानों अव्ययीभावे। और सेकंड सूत्र है इसी समास की परिभाषा के दो सूत्र है। तो सेकंड सूत्र है क्या है, ये है आपके से नपुंसक नहीं, ये दो सूत्र है। देखो इस समास में आपको पहले बता दिया मैंने, इस समास में पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। अब देखो पहला पद प्रधान होता है और इसमें लिख लो आप, पहले इस समास में पहला पद प्रधान होता है। और इस समास में ये लाइन लिख ली है। तो इस समास में देखो, इस समास में पहला पद, इस समास में पहला पद प्रधान होता है, वो तो लिख लिया आपने। इस समास में पहला पद उपसर्ग, इस समास में पहला पद कोई उपसर्ग या अव्यय होता है। इस समास में जो पहला पद है या तो कोई उपसर्ग होगा या फिर कोई अव्यय होगा। तो देखो इस समास में जो पहला पद है या तो कोई उपसर्ग होगा या फिर अव्यय होगा। सेकंड लाइन देखिए, इस समास के जो उदाहरण है वो सब किसमें होंगे, नपुंसकलिंग में। तो आप ये लाइन लिखिए, इस समास के, ये समास नपुंसकलिंग में होता है। यह समास नपुंसकलिंग में होता है। यह समास नपुंसकलिंग में होता है। ये हो गया आपके अव्ययीभाव के समास। जो अव्ययीभाव समास है इसकी परिभाषा ये हो गई। अब देखो, अब आपके 9th और 10th क्लास में जो अव्यय कौन से वो दिए, कौन से अव्यय वो लिख लीजिए आप। देखो यदि आपके प्रति से कोई भी शब्द शुरू हो रहा है तो उसमें भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। यदि कोई शब्द यथा से शुरू हो रहा है तो भी उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास। यदि कोई शब्द उप से शुरू हो रहा है तो भी इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। और यदि कोई शब्द अधि से शुरू हो रहा है तो भी इसमें कौन सा समास होगा, तो भी इसमें अव्ययीभाव समास होगा। यदि कोई शब्द यथा आ गया, यदि कोई शब्द अनु से शुरू हो रहा है, किससे, अनु से शुरू हो रहा है, फिर कौन सा समास होगा, तो भी इसमें अव्ययीभाव समास होगा। तो प्रति, यथा, उप, अधि और अनु, ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, 10th और 9th दोनों में भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी शब्द प्रति, यथा, उप, अधि, अनु से शुरू हो रहा है तो वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। आप देखो कैसे, जैसे यहाँ नीचे लिखिए, यदि कोई शब्द प्रति से शुरू हो रहा है, देखो कोई शब्द किससे शुरू हो रहा है, प्रति से। हमें क्या करना है, जैसे ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से प्रतिदिनम लिख रहा हूँ। यदि कोई भी शब्द प्रति से शुरू हो रहा है तो क्या करना है, जो दूसरा पद है, दूसरे पद को या दूसरे शब्द को
2 बार लिखना है। प्रति का नियम ये प्रति से शुरू हो रहा है, उसके लिए दूसरे शब्द को 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है। और बाद में क्या लगाना हमें, तो बाद में लगाना है प्रति। जैसे प्रतिदिनम है, तो ये दूसरा पद कौन सा दिन है, तो पहला हो गया प्रति, और दूसरा कौन सा है, दिन है। तो जो दूसरा पद इसको 2 बार लिखना हमें, और वो भी 2 बार लिखना है। तो ये हो गया आपके दिनम, दिनम, और फिर क्या जोड़ना है अंत में प्रति। तो ये हो गया आपके दिनम, दिनम, प्रति। इसी प्रकार एक शब्द है प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम है ना, प्रतिवर्षम। तो देखो ये कैसे समास विग्रह कैसे होगा इसका, समास विग्रह देखो, तो ये होगा आपके वर्षम, वर्षम, प्रति, प्रतिवर्षम का वर्षम, वर्षम, प्रति। इसी प्रकार देखो यदि आपके सामने एग्जाम में 10th क्लास का एग्जाम है या सिलेबस है, उसमें दोनों तरीके से आ सकता है। यदि आपके सामने से आ गया, जैसे आ गया सनम, सनम प्रति, सनम, सनम प्रति, और आपसे पूछ लिया ये क्या बनेगा, सनम, सनम प्रति, तो इसको मिलाओगे तो ऐसे लिखोगे समझ पर, तो क्या हो जाएगा ये आपके, तो ये प्रति सनम बन जाएगा। सनम, सनम प्रति है प्रति सनम। इसी प्रकार एक 2 एग्जाम्पल और देखिए, जैसे प्रति एकम है, जैसे संधि होकर प्रति एकम हो गया, तो ये भी कैसे, इसमें देखो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जैसे संधि विच्छेद करोगे तो प्रति एकम से एकम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो। तो इसमें दूसरा पद कौन सा हो गया, एकम, तो इसको लिख दो एकम, 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 प्रति। अब देखो बच्चों एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि आगे स्वर आ जाए, आगे क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो उस में को नीचे लिखना है। आगे स्वर आ जाए तो में को नीचे लिखना है। यदि आगे क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो उसको अनुस्वार के रूप में लिखना है। मैंने जब ये अनुस्वार समझ पढ़ाई आपको तब इस प्रकार लिखा है। तो ये हो गया एकम, एकम, प्रति। एक बार इनको आप नोट कीजिए। अब देखो सेकंड है आपके, सेकंड है यथा आ जाए, क्या आ जाए, यथा, यथा आ जाए तो क्या करना है, तो देखो यथा आ जाए ना, तो हमें क्या करना है, जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो देखो दूसरा जो पद है यथाशक्ति लिख रहा हूं मैं, जैसे नाम है यथाशक्ति, यथा, नाम है यथाशक्ति। अब देखो यदि यथाशक्ति आ जाए तो क्या करना है हमें, तो हमें जो दूसरा पद है, कौन सा पद है, दूसरा, तो मैं यहाँ से शॉर्ट में लिख रहा हूँ दूसरा पद, तो दूसरा पद है उसको द्वितीय विभक्ति में, कौन सी विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखना है। और पीछे क्या जोड़ना है, अनंती कर्मी जोड़ना, अनंती कर्मी ये लगाना है आपके पीछे, अनंती कर्मी ये जोड़ना है। अब द्वितीय विभक्ति मतलब राम शब्द है, उसकी आपको ये राम, रामू, रामा, रामू, रामू, रामन, ये वाले शब्द रूप सारे आने चाहिए, तभी आप समास को सरल कर पाओगे। देखो तो राम के लिए द्वितीय में लिखते तो रामम, रामो और रामा। अब ये ध्यान रहे यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति है वो कौन सी, द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखना, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो ये हो गई एक वचन, ये हो गई आपके द्विवचन, और ये हो गई बहुवचन। तो इसको एक द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखना। किसको लिखोगे, जो दूसरा पद है इसको। अब देखो यहाँ पर क्या यथाशक्ति, तो शक्ति क्या हो जाएगा, शक्तिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके शक्तिम, तो ये हो जाएगा शक्तिम। देखो शक्तिम, और फिर हमें क्या लगाना पीछे, ये लगाना अनंती कर्मी, तो ये हो जाएगा शक्तिम अनंती कर्मी। इसी प्रकार आगे देखो, जैसे
यथागति, क्या नाम है? यथागति। अब यथागति का समास वगैरह क्या होगा? तो ये बस जो दूसरा पद है उसको द्वितीय विभक्ति में एक वचन में लिख लो। तो ये क्या है यहाँ पर दूसरा पद? गति। तो इसको लिख दो गतिम, गतिम अनति कर्मे, अनति कर्मे। और इसी प्रकार और आगे देखिए यथा रीति, यथा रीति। अब इस रीति को भी क्या करोगे आप? इसी प्रकार क्या हो जाएगा ये यथा रीति? तो ये हो जाएगा आपके रीतिम अनति कर्मे, रीतिम अनति कर्मे। विसर्ग और इसके लगा देना। इसी प्रकार आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे नाम है बलम अनंति कर्मे। क्या है? बलम अनंति कर्मे, बलम अनंति कर्मे। ये क्या बनेगा बच्चों? तो ये आपके बनेगा यथा बलम। क्या बनेगा? यथा बलम बन जाएगा। तो ये है आपके, देखो दो हो गए, यथा हो गया और प्रत्यय हो गया। यदि कोई भी शब्द प्रत्यय से शुरू हो रहा है तो अव्ययीभाव समास, और यदि कोई शब्द है आपके यथा से शुरू हो रहा है तो भी कौन सा समास होगा? वहां पर अव्ययीभाव समास। और ये समास का टॉपिक है और 10th क्लास में 3 नंबर का आता है, ध्यान रहे। और एक उदाहरण में से आएगा अव्ययीभाव समास में से। तो ये हो गया आपके यथाशक्ति है, यथागति। तो आगे और लिख दीजिए, आगे यहाँ पे नीचे लिख लीजिए आप। थर्ड है आप उप है। यदि कोई शब्द किससे आ रहा है? उप से आ रहा है तो हमें क्या करना है? तो देखो जैसे आ गया उप रामम। क्या आ गया? उप रामम आ गया, उप रामम। तो देखो हमें क्या करना है? यदि उप आ जाए तो उप के लिए हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। और षष्ठी विभक्ति वो भी एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। किसको? दूसरे पद को। दूसरे पद को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखना है। और बाद में इसके समीपम ये जोड़ना है। बाद में क्या जोड़ना है? समीपम जोड़ना है। तो देखो यदि कोई भी शब्द उप से शुरू हो रहा है तो उसको आपको क्या करना है? जो दूसरा पद है, कौन सा पद दूसरा पद है, उसको षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखना है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखना है और बाद में समीपम जोड़ना है। देखो मैं जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से सीखोगे। जैसे एक नाम है उपरामम, तो ये दूसरा पद कौन सा इसमें? राम है। तो इस राम को कौन सी विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति में यहाँ लिख देता हूँ, राम की लिख देता हूँ। देखो तो ये रामस्य, षष्ठी विभक्ति क्या होगी? रामस्य, रामियो, रामस्य, रामियो, रामानाम। ये षष्ठी विभक्ति होती है राम की, हरि की, बालक की। आपको ये जो शब्द रूप है वो आप सबको आना चाहिए सभी को। और देखो रामस्य ये हो गया आपके एक वचन, और ये द्विवचन, और ये बहुवचन। अब देखो उप रामम है तो दूसरे पद को कौन सी विभक्ति में? षष्ठी में लिखो। तो ये हो गया रामस्य, हो गया रामस्य। और पीछे समीपम जोड़ना है, तो रामस्य समीपम। आगे और देखिए जैसे उपहरि, उपहरि है तो हरि के रूप थोड़े अलग चलते हैं। तो हरि का क्या हो जाएगा? हरि का हो जाएगा हरे। तो ये हो गया हरे, षष्ठी विभक्ति हरे। फिर ये समीपम जोड़ दो, हरे समीपम, उप समीपम। और इसी प्रकार देखो उप विष्णु मान लो, या उप गंगा, उप गंगम हो गया, उपगंगम, उपगंगम है। तो ये देख लो उपगंगम, उपगंगम है, ये देख लो। तो ये क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। गंगा की षष्ठी क्या होगी? तो षष्ठी होगी आपके गंगाया। तो ये हो जाएगा गंगाया, गंगाया समीपम। इसी प्रकार देखो उप विष्णु है। क्या है? उप विष्णु। ये आपको करना है इसको।
फिर इसी प्रकार मैं एक समास विग्रह लिख रहा हूँ, उसको आपको मिलाना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक नाम है वनस्य समीपम, वनस्य समीपम क्या बनेगा, तो आपको ये कोशिश करना है क्या बनेगा, वनस्य समीपम क्या बनेगा। हाँ तो देखो ये हो गया, आपके हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया। अब देखो बहुत नंबर है आपके, एक इसमें आता है नीर आ जाए आपके 10th क्लास में, यदि बहुत नंबर पर नीर आ जाए, नीर उपसर्ग है, नीर उपसर्ग आ जाए ना, तो हमें क्या करना है, देखो जैसे एक नाम है निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम नाम है जैसे ये, तो देखो यदि नीर आ जाए ना तो क्या करना है, जैसे जो दूसरा पद है, कौन सा पद, दूसरा पद, उसको हमें उस पद में, दूसरे पद में षष्ठी विभक्ति लगानी। कौन सी विभक्ति, अब षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति भी एक वचन और द्विवचन दोनों, एक वचन या बहुवचन दोनों में लगेगी, इस बात ध्यान रखना, एक वचन या फिर बहुवचन में। और बाद में क्या करना है, यदि नीर आ जाए तो बाद में हमें अभावे जोड़ना है, क्या जोड़ना, अभावे, अंत में लिखना अभावे, तो ये आपको ध्यान रखना है। निर्मक्षिकम, तो अब देखो, और अब एक वचन का आएगा या बहुवचन का आएगा, तो देखो वो है आपके अर्थ के आधार पर। यदि अर्थ में देखो मक्खियों का, मक्खी का अभाव होगा या मक्खियों का अभाव होगा, तो इसमें होगा मक्षिकम, ये मक्खी होता है, मक्खियों का अभाव, तो ये हो जाएगा आपके, तो ये यहाँ पर बहुवचन आएगा, मक्षिका नाम अभाव है, मक्षिका नाम, मक्षिका नाम, राम का रामा नाम, मक्षिका, मक्षिका नाम, फिर ये अभाव है, मक्षिका नाम, फिर ये हो गया आपके अभाव है, मक्षिका नाम अभाव है। इसी प्रकार देखो निर्धन, निर्धनम, तो देखो इसमें अर्थ के आधार पर देखिए, एक तो होता है धनों का अभाव, एक होता है धन का अभाव, कौन सा सही है, तो इसमें होगा धन का अभाव, धनों का नहीं होगा, इस कारण से इसमें हो जाएगा एक वचन वाला, तो ये हो जाएगा धनस्य, धनस्य अभाव है, धनस्य अभाव है। इसी प्रकार निर्बलम, बल का अभाव, निर्बलम, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, बलस्य, बलस्य अभाव है, तो ये हो गया निर्बलम, बलस्य अभाव है। इसी प्रकार देखो, और इसी प्रकार निर्बल है, निर्धन है, और निर्मल, मल का अभाव निर्मल, तो ये मलस्य अभाव हो गया, निर्मल, मल का कीटाणु का अभाव, तो ये हो गया आपके निर्मल, मलस्य अभाव है, अभाव है। तो ये देखो ये आपके नीर का, नीर आ जाए तो दूसरे पद में कौन सी है, तो दूसरा पद है उसमें षष्ठी विभक्ति, या तो एक वचन लगा दो या फिर बहुवचन लगा दो, और पीछे हमें अभाव जोड़ दो। इसी प्रकार देखो आगे आपके कौन सा है, आगे 5th नंबर पे आपके मैंने बताया था आपको, यदि अति आ जाए, क्या आ जाए, अति आ जाए, तो जो दूसरा पद है, कौन सा पद है, दूसरा पद है, उसमें दूसरे पद में लगानी है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और वो भी एक वचन में लगानी है, एक वचन। और यदि अधि आ रहा है, कोई भी शब्द अधि से शुरू हो रहा है, तो हमें पीछे क्या जोड़ना है, अपनी बात इति जोड़ना है, क्या जोड़ना है, इति जोड़ना है पीछे, तो ये आपको ध्यान रखिए, लाइन का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे अधिहरि में क्या नाम आ रहा है, अधिहरि, यदि अधिहरि आ रहा है तो इसका समास विग्रह क्या करना है, सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति है, तो ये हरि की क्या हो जाएगी, हरि की आपकी होगी, ये हो जाएगी आपके हरौ, हरि की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हरौ, फिर ये आगे क्या आ रहा है, इति, ये लगा हरौ इति। इसी प्रकार अधि रामम आ गया, ऐसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया, अधि रामम, क्या आ गया, अधि रामम, तो इस राम की सप्तमी विभक्ति क्या हो गई, रामे हो गई, तो इसको हो गया रामे इति, रामे इति। इसी प्रकार एक सेंटेंस है, समास विग्रह किया हुआ है, उसको आपको समास पद बनाना है। जैसे सेंटेंस है विष्णु, विष्णु इति, विष्णु इति, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा बच्चों देखो अधि विष्णु बनेगा, क्या बन जाएगा, अधि विष्णु बनेगा, अधि विष्णु हो जाएगा,
विष्णु इति। इसी प्रकार देखिए एक सेंटेंस है अति गंगम है। तो ये अति गंगम क्या बनेगा? तो गंगा शब्द है, इसकी शब्द में विभक्ति क्या होगी? गंगा की होगी आपके गंगायाम और फिर ये इति, गंगायाम इति। इसी प्रकार आप ये अति यमुना है, इसका आप बना लेना अति यमुनम। अति गुरु है, अति गुरु। ये 2-3 सेंटेंस है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक बार इनको नोट कीजिए। अब देखो बच्चों आगे जो है, अब इसमें अभी एक और रह गया आपके, यदि अनु आ जाए, क्या आ जाए? अनु आ जाए। यदि अनु आ जाए तो हमें क्या करना? अनु आ जाए तो क्या करना? देखो जैसे पहले सेंटेंस लीजिए, जैसे अनुरामम मान लीजिए, वो ये इसमें भी कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति लगानी है। और वो एक वचन में कौन सी? षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। और यदि अनु आ जाए तो पीछे क्या जोड़ना है? अनु आ जाए तो पीछे जोड़ना है पश्चात जोड़ना है, पश्चात। अनु आ जाए तो पीछे क्या जोड़ोगे आप? पश्चात। जैसे अनुरामम है तो राम में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो राम की षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या है? तो ये आपके रामस्य पश्चात हो जाएगी, रामस्य पश्चात। इसी प्रकार अनु हरि है, क्या हो रहा है? अनु हरि। तो हरि में लगा तो षष्ठी, हरि की क्या है अभी बताइए मैंने? तो हरि की तो षष्ठी विभक्ति वो है हरे। फिर ये हो गया पश्चात, जोड़ना है पीछे, हरे पश्चात। और इसी प्रकार एक समास विग्रह है पहले से, जैसे ये आपके सामने गुरु, ये हो गया गुरु, और गुरु पश्चात है, गुरु पश्चात। तो इसका समस्त क्या होगा? गुरु पश्चात का गुरु पश्चात हो जाएगा आपके अनु गुरु हो जाएगा। ये छोटा रू है, गुरु में हमेशा ध्यान रखना रू की मात्रा छोटी आती है। अनु गुरु पश्चात अनु बालकम है, ये आपको बनाना अनु बालकम। अनु साधु, ये आपको 2-3 प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा? अनु साधु और अनु बालकम। इनका अर्थ भी लिखो तो लिख सकते हो। इसका अर्थ होता है राम के बाद, पश्चात का अर्थ बाद, या हो गया ना राम के बाद। फिर देखो हरे पश्चात में हरि के बाद हिंदी अर्थ लिखो, तो आप चाहे हिंदी अर्थ भी लिख सकते हो साथ में। हरि के बाद ये गुरु के बाद हो गया, फिर ये बालक के बाद में, ये साधु के बाद में कोई भी कार्य करो तो उसको कहते हैं अनु हो गया। फिर देखो एक है और भी आता है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, वो है आपके से। तो से भी इसमें थोड़ा सा याद रख लेना। यदि कोई भी सेंटेंस से शुरू हो रहा है, कौन सा से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना है? तो उसमें ध्यान रखना तृतीय विभक्ति लगेगी। कौन सी? तृतीय विभक्ति। अविभाज्य समास, जैसे एक नाम है से चित्रम, क्या नाम है? से चित्रम। तो ये देखो चित्रेण सहितम, इसमें तृतीय विभक्ति लगाओगे। कौन सी विभक्ति? तृतीय। और चित्रेण सहितम हो गया, चित्रेण सहितम। ये इसमें सहितम आप ये से लिख दो, सहितम, चित्रेण सहितम। से परिवार है, क्या हो गया? से परिवार है, से परिवार है। तो ये हो जाएगा आपके से परिवार लिख दो, तो ये हो जाएगा परिवारेण से परिवार हो गया परिवारेण से सहितम, परिवारेण सहितम। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, से हृदय, से ये हो गया हृदय, हृदय है हृदय, से हृदय, हृदय से।
ये हो गया हृदयन से। तो इस प्रकार ये आपके जो अविभाज्य समास है ये आपके कंप्लीट हो गया। अब इसमें और भी कोई समस्या या दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अविभाज्य समास तो कंप्लीट हो गया।